एक विषय मेरे मन में बहुत दिनों से है जिसको मैं सोचता हूं कि हम समझें, और आजकल हमारे समाज में एक शब्द खूब चलता है। वो शब्द अंग्रेजी का है, ग्रीक परंपरा से उठा हुआ शब्द है जिसको बोलते हैं नार्सिसिज्म। आप सोचेंगे ये क्या शब्द हुआ? आप में से कई लोगों ने शायद ना सुना हो, ये शब्द पहली बार सुन रहे होंगे। आज की क्लास जितनी जरूरी आपके लिए है, आप लोगों की तो उम्र लगभग 22-23 से, मतलब 20-22 से लेके 30-35 के बीच में होगी। आपके लिए तो है ही जरूरी, लेकिन ये आपके लिए और जरूरी होने वाला है आज से 10 साल के बाद, जब आपके छोटे बच्चे होंगे। कुछ के तो होंगे, बाकी जो बाद में पेरेंट्स बनेंगे। बड़ा आसान लगता है पेरेंट होना, जबकि बहुत मुश्किल काम है। आपको बच्चा IIT करेगा या नहीं, MBBS करेगा या नहीं, ये बहुत छोटी बात है। कर लेगा तो अच्छी बात है, ना करे तो कोई बुरी बात नहीं है, सामान्य सी बात है। पर आपकी संतान, आपका बेटा या आपकी बेटी एक कायदे का इंसान बनेगा या नहीं, ये ज्यादा बड़ी बात है। और कायदे का इंसान बनाना पेरेंट्स की प्राथमिक जिम्मेदारी है, जिसमें हम में से अधिकांश लोग पूर्णतः सफल नहीं होते। मैं भी शायद नहीं हो पाऊं, मतलब मैं ये दावा नहीं कर रहा कि मैं तो बहुत महान हूं और आप थोड़ा सीखें। हम सबकी वो स्थिति है, हम सबकी वो समस्या है। तो जिन चीजों से बचाना जरूरी है अपने बच्चों को, उनमें से एक समस्या का नाम है नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म के लिए हिंदी का एक शब्द होता है जो उसके काफी नजदीक है, उसे कह सकते हैं आत्ममुग्धता। अब शायद आपको लगेगा अच्छा ये बात है, अब समझ में आ गई बात। आत्ममुग्ध होना होता है, छोटे बच्चों में टेंडेंसी ज्यादा दिखती है, क्योंकि छोटे बच्चे ईगोसेंट्रिक होते हैं। ईगोसेंट्रिक का मतलब दुनिया के सेंटर में खुद को रख के जीवन को देखते हैं। एक शब्द आपने सुना होगा जिसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। और आप ये भी जानते हैं कि हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चों में आत्मविश्वास होना चाहिए। ठीक भी है, आत्मविश्वास होना भी चाहिए। कई बार ये समझ नहीं आता कि आत्मविश्वास की रेखा कहां खत्म होती है और आत्ममुग्धता कहां से शुरू हो जाती है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि दोस्ती और प्यार के बीच की रेखा बहुत पतली होती है, पता नहीं चलता कब आप उछल के वहां पहुंच जाते हैं। ऐसी प्रतिस्पर्धा और दुश्मनी, कंपटीशन और राइवलरी के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। ऐसे ही धर्म और सांप्रदायिकता के बीच की रेखा बहुत पतली है। अब कब तक धार्मिक थे, कब सांप्रदायिक हो गए, पता नहीं चलता है। ठीक ऐसे ही आत्मविश्वास से भरे होना और आत्ममुग्ध हो जाना, इसके बीच की रेखा भी बहुत पतली है, पर रेखा है। उस रेखा को समझना, उसको पहचानना बहुत जरूरी है। मोटे तौर पर आत्मविश्वास एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, पॉजिटिव क्वालिटी है, होनी चाहिए। और नार्सिसिज्म यानी आत्ममुग्धता एक ऐसी स्थिति है जो कि न केवल उस व्यक्ति के लिए समस्या है जिसको है, बल्कि उसके आसपास के समाज के लिए भी एक समस्या बन जाती है। टॉक्सिक समाज बनता है, विष भरा समाज बनता है। तो समझेंगे, बहुत प्यार से समझेंगे, मोहब्बत से समझेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे, फिल्मी गीतों से समझेंगे कि ये क्या है, और फिर चेक करेंगे कि हमारे अंदर है कि नहीं है। पर मतलब मनोविज्ञान पढ़ते हुए एक सामान्य टेम्परामेंट क्या होता है कि मैं तो ठीक हूं, बाकियों के अंदर है ये प्रॉब्लम। और मजे की बात है, बाद में समझ में आता है कि नहीं, मैं भी ठीक नहीं हूं, मेरे अंदर भी है। तो शब्द को लेकर तनाव मत लीजिएगा, ये शब्द कहां से आया, मैं भी आपको इसकी पूरी कहानी समझाऊंगा, फिर आप समझ जाएंगे कि इतना मुश्किल शब्द क्यों बनाया गया। इसके पीछे कहानी है, रोचक कहानी है। उसमें आने से पहले पिछले 30-40 साल में दुनिया भर में, विशेष रूप से पश्चिम में, देखा गया है कि नार्सिसिज्म यानी आत्ममुग्धता की टेंडेंसी बहुत बढ़ी है। ऐसे सर्वे हुए, और मैं हवाई बात करने से बचता हूं, मैं तो जो मेडिकल साइंस के सर्वेज हैं, साइकोलॉजी की एसोसिएशन के सर्वेज हैं, उनके बेस से बात करता हूं। एक सर्वे ने बताया कि 1962 और 1990 के बीच में अंतर यह है अमेरिका में कि 1962 में 12% किशोर बच्चों में, एडोलेसेंट बच्चों में ये टेंडेंसी देखी गई थी, और ये टेंडेंसी 1990 के दशक में आते आते लगभग 77 से 80% बच्चों में देखी जा रही है। 12% से 80% की बात कर रहा हूं मैं, 1-2% की बात नहीं कर रहा हूं। तो एक बड़ी समस्या तो है।
भारतीय समाज में उतनी बड़ी समस्या कुछ लोग मानते कि नहीं है, लेकिन यह मानना पड़ेगा कि आज के समय में वो भी दिखना शुरू हुआ है। एग्जाम्पल से बात करते हैं, है ना, सैद्धांतिक बात क्यों करें। आत्ममुग्धता का एक लक्षण होता है व्यक्ति को ये लगने लगना कि उसके जैसा कोई नहीं, मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं क्या करूं। अब आप रिलेट कर पा रहे हैं? अगर आपके आसपास कोई ऐसे बोले मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं क्या करूं, उसको बोलना तुम्हें नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, एनपीडी है, इलाज करवा लो अपना। कोई उससे भी एग्रेसिव हो जाता है कभी कभी, उसको लगता है कि उसके बिना दुनिया चल ही नहीं सकती, मैं नहीं तो कौन बे। कुछ दिन पहले कोई रैपर है, मैं जानता नहीं, मैं रैप सॉन्ग सुनता नहीं हूं, तो कोई लड़की है वो मैं नहीं तो कौन बे गा रही थी। कुछ लोगों ने मेरा एक वीडियो साथ में चिपका दिया उसके। मैं क्लास में हंसी मजाक में एक शेर बता रहा हूं बच्चों को, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, बहुत लंबी है ज़मीं मिलेंगे लाख हंसी, इस जमाने में सनम तू अकेली तो नहीं। तो लोगों ने इस तरह चलाया कि मैं उसको जवाब, मैं तो जानता भी नहीं उसको कौन है, जबरदस्ती लोगों ने कर दिया। पर ये दोनों ही लक्षण नार्सिसिज्म के हैं। अगर कोई कहे मैं नहीं तो कौन बे, तो क्या बोलना है, इलाज करवा लो। किस चीज का? नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, एनपीडी बोलेंगे। और अगर कोई ये कहे तू नहीं कोई और सही, तो भी इलाज करवाना है, क्योंकि इस व्यक्ति को भी जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास अपने ऊपर हो गया है। जब इस तरह के वाक्य सुनने लगे आप, तो समझिए कि कुछ गड़बड़ है। अगर किसी को लगे कि मैं संविधान से ऊपर हूं, कानून से ऊपर हूं, सब मेरे सामने छोटे हैं, और वो कहे हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहां से शुरू होती है, कालिया फिल्म में अमिताभ बच्चन जेल में कह रहा है, तो उसको क्या कहना है, तुम्हारी लाइन अलग है, वो मनोविज्ञान के रोगियों की लाइन है, वहां तुमसे ही लाइन शुरू होगी, क्योंकि तुम्हारा इलाज होना है। ये तीसरा लक्षण है। कभी कभी किसी को लगता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में मेरे जैसा कोई है ही नहीं, सब तो मेरे हाथों हो रहा है, मुझसे बड़ा कौन है। सेक्रेड गेम सीरीज में नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक डायलॉग आता है, कभी कभी तो लगता है कि अपनिच भगवान है, अपनिच भगवान है। और रोचक बात है कि नार्सिसिज्म के डिसऑर्डर को कुछ लोगों ने एक नाम दिया है, गॉड कॉम्प्लेक्स। जब किसी को लगने लगे कि वो भगवान है या भगवान जैसा है, भगवान के बाद नंबर 2 पे आता है, तो समझ लो कि सीवियर प्रॉब्लम में है, गंभीर किस्म का नार्सिसिज्म उसको है। तो कभी अगर आपको भी लगता हो कि अपनिच भगवान है, तो इसका मतलब सीरियस बीमारी है, हल्के फुल्के नहीं, सीरियस है। आप लोग तो छोटे हैं, जब आप पैदा हुए थे उसके आसपास एक फिल्म आई थी हिंदी में, राम तेरी गंगा मैली, शायद आपने नाम सुना होगा। उसमें नायक नायिका को संबोधित करके गीत गा रहा है, और नार्सिसिज्म का इतना बड़ा लक्षण मैंने कभी नहीं देखा। वो क्या कह रहा है, मुझको देखोगे जहां तक, मुझको पाओगे वहां तक, रास्तों से कारवां तक, इस जहां से उस जहां तक, मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। यदि आपकी जिंदगी में ऐसा प्रेमी प्रेमिका आ जाए, तो सीधे लेके जाना है साइकेट्रिस्ट के पास। आपकी जिम्मेदारी बनती है। सच्चा प्रेम करते हैं तो उसका इलाज करवाइए, क्योंकि यदि आपने उसका इलाज नहीं करवाया तो वो आपका इलाज कर देगा। और जो नार्सिसिस्ट किस्म के दोस्त होते हैं, नार्सिसिस्ट किस्म के प्रेमी प्रेमिका होते हैं, पति पत्नी होते हैं, उनका लक्षण ये है, वो शुरुआत करते हैं लव बॉम्बिंग से। लव बॉम्बिंग मनोविज्ञान का एक कंसेप्ट है, लव बॉम्बिंग। प्यार की बमबारी कर देंगे आपके ऊपर, इतना ज्यादा मैसेज करेंगे, मिस यू, लव यू, लाइक यू, ये वो। 24 घंटे में कम से कम 500 मैसेज करते रहेंगे, और आप सोचेंगे कि इतना प्रेम करने वाला मनुष्य मुझे मिला है, ऐसा तो दुनिया में किसी को नहीं मिला। ये पहला फेज है, ये स्थायी नहीं है, ये सिर्फ पहला फेज है। वो दरअसल सिर्फ अपने आप से प्यार करता है, और इस समय आपको प्यार करने की वजह से वो अपने आप से प्यार कर पा रहा है। आप केवल एक टूल हैं, जिसको हासिल करके उसको खुद से प्यार करने की वजह मिल गई है।
और ऐसे व्यक्ति को जो अगला स्तर आता है उसको गैस लाइटिंग बोलते हैं मनोविज्ञान में। गैस लाइटिंग शब्द आपने सुना या नहीं सुना पता नहीं। गैस लाइटिंग एक टर्म है, इसका मतलब ये होता है दूसरों को इतना छोटा करके साबित कर देना, इतना आरोप लगाना कि वो बेचारा अपनी सहजताओं को भी पाप समझने लगे, अपनी कमजोरी समझने लगे। जैसे सुबह मान लीजिए उठने की बात है, सबका मन करता है आराम से उठने का। ये लाट साहब तो 8 बजे उठेंगे। अगर पत्नी एक दिन थोड़ा सा लेट उठ गई तो उसको इतना सुना देगा, तुम कैसी औरत हो, कोई शर्म नहीं तुम्हारे अंदर, तो तुम 8 बजे उठ रही हो। खुद रोज 8 बजे उठता है, 8 बजे उठ रही हो, नरक जाओगी तुम तो। मेरी माँ को देखो 4 बजे उठती है सुबह। इतना सुना देगा, इतना सुना देगा कि उस बेचारी को सुबह 8 बजे उठना इतनी गिल्ट फीलिंग हो जाएगी कि वो धीरे धीरे खुद को धिक्कारते धिक्कारते खत्म हो जाएगी। ये इसका उल्टा भी हो सकता है, कोई महिला किसी पुरुष को करे, ये भी हो सकता है। अपने साथी को, अपने दोस्त को, अपने पति को, पत्नी को, अपने किसी रिश्तेदार को उन चीजों के लिए ब्लेम करना जो दरअसल ब्लेम करने वाली नहीं है। इतना ब्लेम करना कि वो बेचारा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में, गिल्ट कॉम्प्लेक्स में चला जाए, इसको बोलते हैं गैस लाइटिंग। तो यदि कोई प्यार की बमबारी कर रहा हो तो खतरा है कि अगला स्तर ही आने वाला है। फिर वो आपको हर चीज के लिए जिम्मेदार साबित करेगा, आपका आत्मसम्मान छीन लेगा, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम खत्म कर देगा। ये मोटा मोटा लक्षण जो है, ये लक्षण अगर किसी व्यक्ति में आपको सारे एक साथ दिख जाएं तो उसको हम कहेंगे कि वो नार्सिसिस्टिक व्यक्ति है या नार्सिसिस्ट है। आपके मन में एक सवाल ये आ रहा होगा, कितना मुश्किल नाम क्यों रखा है इसका? इसके पीछे एक कहानी है और उस कहानी का जो केंद्रीय चरित्र है उसका नाम है नार्सिसस। और नार्सिसस के नाम से इसका नाम पड़ गया नार्सिसिज्म। दरअसल कहानी 2 कैरेक्टर्स की है, एक नार्सिसिस है और एक ईको है या एको है जो भी आप बोलते हैं उसको। देखिए, दुनिया के सभी धर्मों में जो शुरुआती कथाएं हैं, कहानियां हैं ना, बहुत रोचक कहानियां हैं। उन कहानियों का एक पर्पस क्या होता है कि नैतिक विचार सिखाने के लिए कहानी का इस्तेमाल करें। जब आप छोटे थे, आपको याद होगा, आपके पेरेंट्स आपको कहानियां सुनाते होंगे। आपकी पीढ़ी तो नहीं सुना पा रही है, जब आप पेरेंट्स बनेंगे तो कहानियां शायद नहीं सुना पाएंगे, क्योंकि बच्चा सुनना भी नहीं चाहेगा। वो कहेगा आप चुप रहो, मैं टीवी में देख लूंगा, डोरेमोन आ रहा है मैं उसकी कहानी सुन लूंगा, और शिनचैन आ रहा है मुझे उसमें ज्यादा रुचि है, आपकी कहानी में कम रुचि है। लेकिन आज से 1-2 पीढ़ी पहले तक सारे बच्चे कहानियां सुन सुन के बड़े हुए हैं। और पेरेंट्स की कोशिश क्या होती थी, कहानियों के माध्यम से बच्चों को नैतिक मूल्य सिखा दें। ये दुनिया के हर समाज में होता था। और बच्चे कई मुश्किल सवाल पूछ लेते हैं, उनका जवाब देने के लिए भी कल्पनाएं कर लेते हैं। जैसे मैं सोचता हूं कि ग्रीक समाज में किसी बच्चे ने पूछा होगा कि जैसे आप कहीं जंगल में जाके जोर से आवाज दें तो वो आवाज बार बार रिपीट होती है, बाद में एको होती है। तो बच्चे पूछते होंगे कि ये आवाज कहां से आ रही है। अब उस समय फिजिक्स इतनी विकसित नहीं थी कि फिजिक्स के बेस पे इसका आंसर आप दे सकें। तो फिर लोग कल्पनाएं कर लेते हैं। उन्होंने कल्पना कर ली कि ये जो आवाज है, इस आवाज के पीछे एक कहानी है बेटा, और वो जो कहानी है वो कहानी ये कहानी है। तो क्या कहानी है सुन लीजिए, फिर आपको पूरा अंदाजा हो जाएगा कि ये शब्द कहां से पैदा हो रहा है। एक बहुत प्रसिद्ध लेखक हुए हैं रोमन लिटरेचर में, ओविड नाम के। उनका एक महाकाव्य आपने नाम सुना होगा, मेटामॉर्फोसिस उसका महाकाव्य का नाम है, जो सीजर ऑगस्टस के समय में लिखा गया था, यानी कि ईस्वी पूर्व 27 से ईसा पश्चात 14 के बीच में कभी लिखा गया था, मतलब ईसा मसीह के दौर में लिखा गया था लगभग। उसमें जो भाग 3 है उसमें एक कहानी आती है, ये वाली कहानी। क्या कहानी है? ग्रीक कहानी है, ग्रीस की, यूनान की कहानी। ये एक लड़का था नार्सिसस, और ये कौन था? तो एक देवता है, नदियों के देवता ग्रीस में। जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि वर्षा के देवता, सूर्य देवता, चंद्र देवता, वहां भी खूब देवता माने जाते थे उस समय में। तो जो नदियों के देवता थे, सिफिसस बोलते थे उनको, और साथ में एक अप्सरा थी। अप्सरा शब्द यहां भी खूब चलता है ना, हमारे यहाँ मेनका को अप्सरा माना गया। और कौन अप्सराएं हैं? उर्वशी है, रंभा है ना। अप्सराओं की कहानी यहां भी है, वहां भी होती है अप्सरा की कहानी।
निम्फ बोलते हैं, NYMPH। निम्फ का मतलब होता है अप्सरा ग्रीक लिटरेचर में। तो एक अप्सरा थी वहां जिसका नाम था लिरियोपे। तो लिरियोपे नाम की अप्सरा और सिफिसस नाम के नदी देवता का जो पुत्र था उसका नाम था नार्सिसस। में एन लिख देता हूं। अब अप्सरा का बेटा है, देवता का बेटा है, तो स्मार्ट सुंदर तो होगा ही होगा। बहुत ही सुंदर था। हमें अक्सर गलतफहमी ये होती है कि अपनी सुंदरता की वजह हम है, जबकि हम होता नहीं, उसकी वजह तुक्के से मिली होती है वो तो, है ना। तो इस बेचारे को ये नहीं पता था जो आपको पता है कि तुक्का है। इतना सुंदर था कि इस पे वो गाना सूट करता है, मैं इतना सुंदर हूं, मैं क्या करूं क्या करूं। सच में सूट करता है। इतना सुंदर था कि जो इसको देखता था पागल हो जाता था। इतना सुंदर। पर जितना सुंदर था उतना घमंडी भी था, घोर अहंकारी। अब कई लड़कियां इसको प्रपोज करती थी। भाई अगर कोई आपको प्रपोज करे, मान लीजिए, और आप नहीं पसंद करते हैं, तो कायदे से, विनम्रता से, डिसेंसी के साथ मना कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका आप ये कहें कि मैं माफी चाहता हूं, मैं पहले से कहीं जबान दे चुका हूं, वायदा कर चुका हूं। बेशक ना दियो, कम से कम उसका अपमान तो नहीं होगा, सम्मान के साथ मना कर दीजिए। पर कुछ लोगों से मजा नहीं आता, उनको मजा आता है नीचा दिखाने में। कोई आपके पास आके बोले कि आप मुझे अच्छे लगते हैं, आप बोले तू शीशा देखा कभी? अरे भाई अपनी औकात में रह के सपने देखा कर। अजीब हाल है, भिखारी कहीं का। तो अब ये क्या तरीका हुआ मना करने का? अरे मना ही करना है तो कायदे से मना कीजिए ना। आपका जीवन आपकी संपत्ति है, समझ में आ गया। आप अपनी पसंद का व्यक्ति चुनेंगे, समझ में आता है। पर आप किसी का भी अपमान करते चलेंगे, ये तो सही बात नहीं है। इस घमंडी लड़के को इस बात का एहसास नहीं था, खूब अपमान करता था। किसी लड़की ने आके बोला, उसको इतना नीचा दिखाता था कि तू अपना मुंह देख, कैसी है तू, ये है वो है। पर लड़कियां बेचारी उसके बाद जीना भूल जाती थी कि इतना अपमान कर दिया है, विष का घूंट पीती थी। अच्छा, एक कहानी पढ़ के लगता है कि उस समय के ग्रीक समाज में शायद होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स को लेकर भी बहुत तनाव नहीं था। क्योंकि कहानी में ये भी आता है कि एक लड़का भी इस पे दीवाना हो गया था। वो लड़का बोला कि तलवार, मतलब वो आया उसके पास कि मैं आपके लिए जान दे सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं चाहता हूं आपके साथ जीना। तो उसने कहा जान दे सकता है तो जान दे दे। वो अवाक रह गया। तो उसे तलवार निकाल के दी कि ले जान दे दे भाई, इतना ही शौक है तो। उसने सच में अपनी गर्दन काट दी और मरने से पहले भगवान से प्रार्थना की कि इस आदमी को सबक सिखाना कि जितना नीचा दिखाता सब लोगों को। पर इसको एहसास था नहीं इस बात का। उसी समय एक और लड़की थी। वो लड़की एक अप्सरा थी बेसिकली। उसका नाम था एको या इको कह लीजिए। खूब अच्छा बोलती थी, बहुत सुंदर थी। और एक देवी वीनस ने उसको एक बार ये कहा था कि तुम सबसे सुंदर अप्सराओं में से एक हो। बड़ी तारीफ की उसकी। बड़ी चंचल थी, खूब बोलने में शौकीन थी। एक बार इसने क्या किया कि देवताओं के एक देवता वहां बृहस्पति नाम के, जुपिटर जिनको हम बोलते हैं, जुपिटर के साथ एक खेल कर दिया। जुपिटर की पत्नी जूनो, उसको क्या कर दिया, आजकल की भाषा में क्या बोलेंगे उसको, वो जो सोशल मीडिया में दिखता है, प्रैंक। हाँ, प्रैंक कर दिया उसके साथ, प्रैंक कर दिया। तो जूनो को गलत फहमी पैदा कर दी कि उसका पति बाजार गया हुआ, जबकि वो गया नहीं हुआ था। और जूनो गुस्से वाली थी, चिढ़ गई कि तू मेरे साथ प्रैंक करेगी, मैं तुझे श्राप देती हूं। तो श्राप यहां नहीं होता, वहां भी होता था श्राप, हर जगह होता है। मैं तुझे श्राप देती हूं। श्राप कहते, दो श्राप दे दिए। पहला, तू अपनी ओर से कोई भी वाक्य बोल ही नहीं पाएगी। और दूसरा, अगर किसी और ने कोई वाक्य बोला होगा तो तू केवल उस वाक्य के अंतिम कुछ शब्दों को ही दोहरा पाएगी। इको ऐसे ही होती है ना, तो पूरा इको की कहानी बना दी है। अब तू अपनी ओर से कोई नया वाक्य नहीं बोल सकती, और जो वाक्य बोला गया है उसके अंत के कुछ शब्दों को दोहरा सकती है। इतना ही बोलने का अधिकार तेरे पास है। उसके बाद से बेचारे सोचिए, इतनी सुंदर योग्य युवती थी और बेचारी बोल नहीं पाती है। खैर, जिंदगी जी रही थी किसी तरह से। एक दिन नार्सिसस अपने दोस्तों के साथ शिकार खेलता हुआ जंगल में गया। और जब जंगल में गया तो बाई चांस ऐसा हुआ कि ये अलग हो गया, इसके दोस्त कहीं चले गए, ये गुम हो गया। अब ये अकेला घूम रहे जंगल में, वहीं इको घूम रही थी।
उसने इसको देखा, वो भी दीवानी हो गई इसकी, मतलब पागल हो गई एकदम। इतना सुंदर था ये, वो भी अप्सरा है, कम नहीं है, ये तो अप्सरा का पुत्र है, देवता का पुत्र है। अब वो दीवानी बन बन के पीछे घूम रही है, सामने नहीं आ रही है भी। अच्छा, इसको एहसास हो रहा कोई है आसपास, पेड़ों की आवाज से, पत्तों की आवाज से। तो उसने कहा कौन है? उसने क्या कहा कौन है, क्योंकि बोल नहीं सकती। इसको लगा अजीब पहेली कोई खेल रहा है मेरे साथ। फिर इसने कहा सामने आओ। उसने कहा सामने आओ। तब इसने कहा भाई इतना छुपने की क्या जरूरत है, हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए। तो उसका जवाब आया बात करनी चाहिए। फिर थोड़ी देर के बाद वो सामने आ गई और वो प्रेम में ऐसी दीवानी थी कि सीधे फिल्मी अंदाज से दौड़ी उसके पास गई गले मिलने के लिए, ऐसी दीवानी हो गई थी। क्योंकि उस वक्त लग रहा था कि बात बढ़िया चल रही है, उस उम्मीद में भाग गई। और जैसी पास आई तो उसने यूं कहा रुको दूर हो, ठीक ठीक। फिर बोला कि इससे पहले मैं मर जाना पसंद करूंगा बजाय ये कि तुम मेरे शरीर का आनंद लो। वो बेचारी इको क्या बोली, तुम मेरे शरीर का आनंद लो। बात और बिगड़ गई इससे। और ये वाक्य जैसी उसके मुंह से निकला, उसको खुद इतनी शर्मिंदगी हुई अपने ऊपर, रोती हुई, खून के आंसू रोती वहां से भागी और इसे धिक्कार के भगा दिया। उसका स्पर्निंग बोलते हैं अंग्रेजी में, धिक्कार करके भगा दिया। ये अपनी औकात देख, अपना मुंह देख। जब वो रोती हुई गई तो उसकी सहेलियां जो थी अप्सराएं, वो चली गई एक देवी के पास। नेमेसिस नाम था उन देवी का। ग्रीक लिटरेचर में नेमेसिस का मतलब है रिवेंज की देवी, प्रतिशोध की देवी। प्रतिशोध की भी एक देवी है उनके यहां। इस सहेलियां गई, उनका कि देखो ये जो लड़का है ना बहुत बदतमीज है, इससे हमारी सहेली का दिल दुखाया है। पहले कितने लोगों का दिल दुखा चुका है, कितने लोग तो बेचारे जान दे चुके हैं इस चक्कर में। आप प्रतिशोध लो इससे। तो देवी ने कहा अच्छा ठीक है, इसका अकाउंट शुरू करते हैं। और फिर एक दिन ये फिर से शिकार करने गया तो देवी ने एक जाल बुना इसके लिए, नेमेसिस ने। और इसको प्यास लगी बहुत जोर से। पानी ढूंढते ढूंढते जब आगे बढ़ा, वहां एक पूल था, तालाब समझ लीजिए, सुंदर सा तालाब था। पर तालाब इस तरह से बना हुआ था कि उसमें कुछ कदम रख के, मतलब तालाब समझ लीजिए कि इस तरह का तालाब था। यह संभव नहीं था कि अब इसमें 2 कदम चले जाएं, बहुत गहरा तालाब था। तो यहां लेट के फिर पानी निकालने की स्थिति थी ऐसे करके। तो ये पेट के बल लेटा जैसे पानी निकालने के लिए, पीने के लिए। और जैसे ही लेटा, इसको अपनी ही परछाई देखी पानी के अंदर। जब ये पैदा हुआ था, एक साधु को बुलाया गया था। साधु से पूछा गया कि इस बच्चे का भविष्य क्या होगा। जैसे हमारे यहाँ होता था, वहां भी होता था, बच्चे का भविष्य क्या होगा। साधु ने कहा कि जब तक ये अपने आप को नहीं जानेगा तब तक इसका जीवन बहुत अच्छा रहेगा। जिस दिन इसने खुद को जान लिया, मुश्किल हो जाएगा। और आज उसने पानी में अपने रिफ्लेक्शन को देख लिया। जैसी देखा, ये खुद दीवाना हो गया। अच्छा, इसको ये नहीं पता था कि वो रिफ्लेक्शन है। उस समय तक विज्ञान उतना विकसित नहीं था कि समझ जाए कि रिफ्लेक्शन है। उसको लगा कोई और है, पानी के अंदर का देवता है शायद कोई। ये इतना पागल हो गया, जितनी पागल इको हुई थी इसके लिए, उतना ही पागल हो गया। और सहेलियों ने यही कहा था कि इसको भी ये पीड़ा समझ में आनी चाहिए कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं और वो जब हिकारत से बात करता है तो कैसा लगता है। अभी बेचारा उससे कह रहा तुम कौन हो दोस्त, वो जवाब ही नहीं दे रहा। मजे की बात है, एक लड़का एक लड़के से ही कह रहा है। और ग्रीक लिटरेचर में इस बात को लेकर तनाव नहीं है उस समय। ये फिर कह रहे कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, जवाब ही नहीं दे रहा। खूब रिक्वेस्ट कर करके मर गया, जवाब ही नहीं आता था अंदर से। अब ने बोला कि अगर तूने मुझे जवाब नहीं दिया तो इस जीवन का लाभ ही क्या है। और पीछे पेड़ के पीछे खड़ी होकर सुन रही इको। उसको खुशी हो रही है कि आज इसको समझ में आई बात। और अंत में इसने तय किया कि अगर मैं इसके साथ जीवन नहीं गुजार सकता हूं तो ये जीवन बेकार है। और उसने अपने जीवन को समाप्त कर लिया। और अंतिम वाक्य क्या बोला, अलविदा, फेयरवेल।
और पीछे से ईको ने क्या कहा, अलविदा। ये खत्म हो गया, आत्ममुग्धता में खत्म हो गया, अपनी ही सुंदरता को नहीं झेल पाया। ईको तो अप्सरा थी, तो शाश्वत थी, मॉर्टल नहीं थी, इमॉर्टल थी। लेकिन फिर एक कहानी बढ़ाई गई कि उसका शरीर खत्म हो गया, उसकी हड्डियां बन गई पत्थरों की तरह से, लेकिन उसकी आवाज बची रही। और आज भी दुनिया में जब कोई कुछ बोलता है तो पीछे कुछ शब्द रिपीट हो तो समझ लो कि ईको नाम की देवी वहां पर मौजूद है। यह है नार्सिसस नाम के बहुत सुंदर किंतु बहुत ही घमंडी आदमी की कहानी। और यह हमेशा ध्यान रखना है कि यदि आप 4 लोगों के साथ बदतमीजी से बात करते हैं तो कभी ना कभी कोई आपको भी मिलने वाला है, जीना मुश्किल कर देगा। सीखने की बात है कि किसी को पसंद करो तो ईगो की तरफ भाग के नहीं जाना, उसके पास थोड़ा सा अपना स्वाभिमान बना के रखना। और कोई पसंद ना आए तो उसको बदतमीजी के साथ, हिकारत के साथ, तिरस्कार के साथ नहीं खारिज करना है, कायदे से मना करने का भी तो तरीका हो सकता है। क्योंकि ऐसा होता है, जैसा आप सबके साथ बर्ताव करेंगे वैसा आपके साथ भी हो तो सकता ही है।